आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आज के प्रोग्राम के दौरान हम उन लोगों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जिन्होंने हमारी रियासत, हमारे मुल्क और हमारा नाम रोशन किया है। मुल्क में जितनी भी तामीर और तरक्की हुई है, उस तामीर और तरक्की में रोल जो है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का है। और जम्मू कश्मीर जो कई साल हालात की मझदार पे घूमती रही, हालात की मझदार पे कभी ऊपर तो कभी नीचे होती रही, उस सारे के बीच में पटरी पे वापस लाने में हमारी ब्यूरोक्रेसी ने बहुत अहम रोल अदा किया है। और उस ब्यूरोक्रेसी में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें तारीख़ में याद किया जाएगा। और उस तारीख़ में आज हम उस शख्स को भी आपके सामने ला रहे हैं जिसने पिछले दिनों, आपको याद होगा, दिल्ली में तकरीब जो हुई और उसमें उनके काम के, उनके जो जम्मू कश्मीर के तय उनकी खिदमात है, उनको याद करते हुए, उनको एक्नॉलेज करते हुए खुद वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें अवार्ड से भी नवाजा। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मेहमान हैं शाहिद इकबाल चौधरी। और शाहिद इकबाल चौधरी वो शख्सियतें जो जहाँ पे रहे अपनी छाप छोड़ के आए, चाहे वो डीसी रहे हों, बांडीपुरा रहे, जम्मू के इलाकों में रहे, श्रीनगर में रहे या कहीं और, उस दौरान भी लोग उन्हें याद करते रहे। और जब वो अपनी जगहों से तब्दील हुए तो वो पहला जम्मू कश्मीर की शायद ब्यूरोक्रेसी में ऐसी शख्सियत हो सकती है जिनके लिए लोगों ने मुजाहरे भी किए कि इन्हें तब्दील ना किया जाए। और फिर एक ऐसा महकमा जिसे ट्राइबल अफेयर्स का महकमा कहा जाता है, जो कभी खाते में दर्ज हुआ नहीं करता था, उसमें जब वो वहाँ गए तो एक नई दहज, नई पहुंच उस महकमे को दी। और आज उस महकमे को जम्मू कश्मीर में लोग जानते हैं, पहचानते हैं। क्रेडिट गोज़ टू शाहिद इकबाल चौधरी। और फिर मिशन यूथ, वो मिशन जहां नौजवानों को एक रोल बनता था, नौजवानों को सही मंजिल देनी थी, तो उसी मिशन यूथ में शाहिद इकबाल चौधरी ने वो कर दिखाया जिसकी शायद मिसाल ही नहीं मिल सकती है। और फिर उसी सब के बीच में दिल्ली में इस हफ्ते जो तकरीब हुई उसमें एक्नॉलेज खुद वज़ीर-ए-आज़म ने किया और बाज़ाब्ता तौर पे उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। शाहिद मेरे साथ आज के प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। बहुत शुक्रिया सनम साहब, थैंक यू। शाहिद साहब, पहले आपको मुबारकबाद जो आपने खुद आपके काम को एक्नॉलेज किया, लेकिन हम जानना, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके काम करने का जो तरीका है, ये सब लोग जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं। और शायद आप जम्मू कश्मीर के पहले डीसी रहे हैं जिनके ट्रांसफ़र होने पे मैंने रजौरी में मुजाहरा देखा, उधमपुर में देखा, सांबा वगैरह में थे आप, वहाँ पे हुआ। और श्रीनगर में भी लोगों ने पहली बार ऐसा हुआ कि बहुत अफसोस किया जब आप ट्रांसफ़र हुए। शाहिद साहब, इस वक्त आप ट्राइबल के बाद दूसरे महकमे में आए, इस मिशन यूथ का कंसेप्ट क्या है और देना क्या चाहते हैं आप? जी, मिशन यूथ एक बड़ी यंग ऑर्गेनाइजेशन है, 2 साल से कुछ ज़्यादा अरसा हुआ इसको शुरू किए हुए। हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, उनकी सदारत में एक नया कंसेप्ट लाया गया कि यूथ को लेकर बहुत डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट स्कीम होती हैं, तो एक नया मिशन क्रिएट किया जाए जिसके पास फंक्शनल इंडिपेंडेंस हो, पॉलिसी लेवल पे जो कन्वर्जेंस हो सके, ताकि फास्ट ट्रैक कोई भी नई स्कीम्स आपने लॉन्च करनी है वो आप कर सकें, फंड्स की जिसके पास अवेलेबिलिटी हो। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अच्छा नेटवर्क, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स क्रिएट की गई, गवर्निंग बॉडी को ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर खुद हेड करते हैं। तो आइडिया ये था कि यूथ को एंगेज करके उनकी एस्पिरेशंस के बेसिस पे कुछ स्कीम्स लाई जाएँ, कुछ एंगेजमेंट किया जाए, जैसे एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट वगैरह और स्पोर्ट्स तक हर एक चीज़ में जो भी हमारी स्कीम्स आई हैं वो यूथ की रिकमेंडेशन पे, उनकी फीडबैक पे आई हैं। तो एक बड़ा ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम, एक मैकेनिज्म हमने रखा हुआ है जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेके एक फास्ट ट्रैक और टाइम बाउंड सेंक्शंस होती हैं। और मुझे लगता है कि जो यूथ का फेथ रहा है गवर्नमेंट की इस पहल में, मिशन यूथ की इस पहल में, वो मैं कहूँगा एक अनपैरेलल रहा है कि लार्ज स्केल पे हमारे साथ यूथ क्लब्स में या स्कीम के या स्पोर्ट्स के ज़रिए से लोग जुड़े हैं। शायद तब क्या यूथ को इसमें कंसल्ट पहले किया गया स्कीम लॉन्च करने से पहले? देखें, जैसे जब मिशन क्रिएट किया गया तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जैसे जो पॉलिसी को सेंसिटिव किया जाए यूथ के रिक्वायरमेंट को लेकर। जैसे कोई भी आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ले लें, स्कीम की जब गाइडलाइन बन के आ जाती हैं तो उसको आप चेंज नहीं करते, इतना ईजी नहीं होता, कई सालों लग जाते हैं फीडबैक लेके उसको चेंज करने के लिए। तो मिशन यूथ को उसके कंपैरिजन में ऐसे डिज़ाइन किया गया कि आप इमीडिएटली आप देखें कि क्या रिक्वायरमेंट है यूथ के, जिसके बेसिस पे आपको कोई स्कीम या इनिशिएटिव लेना है। अगर उसको इम्प्रूव करना है, कोई फीडबैक आपके पास ऐसी आती है, तो वो पावर्स डिसेंट्रलाइज कर दी गई गवर्निंग बॉडी से एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास, हेडेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स हेडेड बाय डिप्टी कमिश्नर्स जो है उसको पावर्स दी गई, इख्तियारात दिए गए काफ़ी सारी चीज़ों को लेके। तो एक तो उसको यूथ की रिक्वायरमेंट या उसकी एस्पिरेशंस को सेंसिटिव लेके बनाया, और दूसरा उसको एवर इवॉल्विंग बनाया कि कभी भी आप 2 महीने 4 महीने में अपनी पॉलिसी चेंज करना चाहें। जैसे मुमकिन स्कीम हमने लॉन्च की थी जिसमें काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा, तो उसमें पहले हम फ्रेट व्हीकल्स उनको देते थे, लोड कैरियर टाइप गाड़ियाँ जब देने लगे तो हमारे पास डिमांड आई कि टूरिज्म सेक्टर में अगर आप पैसेंजर व्हीकल्स उनको प्रोवाइड करें, टूरिस्ट टैक्सीज दें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दें, मोटर बाइक्स दें, तो हमने उसको और मॉडिफाई करके फिर से रीनोटिफाई किया अपने जो जितने भी स्टेक होल्डर व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ला के। जिस तरह वुमेन के लिए तेजस्विनी स्कीम लॉन्च हुई, कोचिंग का हुआ, स्पोर्ट्स का हुआ,
तो ये सारी स्कीम जो हैं वो यूथ की रिकमेंडेशन पे, जैसे यूथ पोर्टल पे 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमें फीडबैक दिया, तो उसके बेसिस पे हमारी टीम वर्क करती है। शायद सब एक कंसेप्ट है लोगों में, वो शायद दूर करने की ज़रूरत है। आप ट्राइबल अफेयर्स में थे, तो ट्राइबल अफेयर्स कहीं पब्लिक में नज़र में आया, लोगों को पता चला कि ट्राइबल अफेयर्स का महकमा भी कोई होता है। आमतौर पे कश्मीर में आम लोगों को पता भी नहीं अभी इसके हिंदी में उर्दू में क्या नाम है। आज भी बहुत से लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं ट्राइबल अफेयर्स, अगरचे इसका बाज़ाब्ता तौर पे एक महकमा है, उर्दू और हिंदी में इसका है। लेकिन बहुत से लोगों को ये कंसेप्ट है कि ये जो मिशन यूथ है ये उसी के साथ जुड़ा हुआ है, और इस मिशन यूथ में वही लोग जा सकते हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्या ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट एक अलग एंटिटी है जिसका मैं सेक्रेटरी हूँ, और जो मिशन यूथ है ये फाइनेंस के साथ है। CEO मिशन यूथ का अलग पोस्ट है, दिस इज माई एडिशनल चार्ज। क्योंकि ट्राइबल में हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं जो कोटर्मिनस हैं, जो यूथ के साथ भी दिखती हैं। ट्राइबल यूथ का शायद कहीं ऐसा कंसेप्ट हो, तो जो मिशन यूथ है उसमें हर एक के लिए ओपनिंग है और हर एक तक हम रीच आउट कर रहे हैं। तो मिशन यूथ एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जब ट्राइबल की बात की जाती है, एक जिम्मेदारी है, क्योंकि जो ट्राइब हमारे हैं बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको सामने लाने के लिए करने की हमें बहुत ज़रूरत है। जो आपने मिशन उठाया था ट्राइबल का, क्या उसमें किस हद तक हम कामयाब हो चुके हैं, या अभी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? बहुत कुछ करना तो बहुत है, लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि 2021 तक हमारे पास, मैं बार बार ये कहता हूँ कि क्रेडिबल डेटाबेस ही नहीं था कि कितने लोग माइग्रेट करते हैं। जब हमने एक फर्स्ट सर्वे किया, टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, एक एक घर को हमने जियो टैग किया, पहाड़ों पे कहाँ वो रहते हैं, कहाँ वो हॉल्ट करते हैं, कहाँ उनका ट्रैक है, कहाँ से वो ट्रांजिट करते हैं, तो पहली बार हमारे पास एक डेटाबेस बन के आया कि कहाँ कहाँ ये लोग माइग्रेट करते हैं। 6.25 लाख आबादी जब आपकी मूव करती है, आपको अगर वो ना पता हो तो उनकी आप क्या पॉलिसी बनाएंगे उनको डेवलपमेंट को लेके। आई थिंक वो एक फाउंडेशन एक ले हुआ जब हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रब्ता किया, क्योंकि 20 से ज़्यादा ममालिक में इस तरह लोग माइग्रेट करते हैं। ट्रांसह्यूमेंस की जो प्रोसेस है यूनेस्को के रडार पे है, वो इसको कंजर्वेशन का और इसको एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले जाने का फोकस रखते हैं। जब वहाँ हमने देखा तो दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन जो माइग्रेट करती है इस तरह, वो जम्मू कश्मीर में है, हिंदुस्तान में है। तो पहली चीज़ तो ये है, जब हमें वो पता चला उसके बेसिस पे हमने पॉलिसीज़ बनाई, ट्रांजिट अकोमोडेशन हम लेके आए। आपने देखा बहुत सारे रेजिडेंशियल स्कूल इनाग्रेट हुए, पुलवामा में है, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में है, नए हॉस्टल्स का इनकाद किया गया, स्कॉलरशिप बढ़ाई। अब जैसे नेशनल हाईवे पे सांबा से एक आदमी चलता है, उसको अनंतनाग आना है तो उसको 20 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ट्रैफिक तो बंद नहीं होगा, रात को मूव नहीं कर सकता है, तो उनको 15-15 दिन कई जगह रुकना पड़ा। आज वही लोग, जब हमने एक 100 ट्रक्स का फ्लीट इंट्रोड्यूस किया, तो वो 1 दिन में या 2 दिन में वो सारा जो डिस्टेंस 300 किलोमीटर का वो ट्रैवल करते हैं। उस पर भी बहुत सारी जो डिस्कशन है अभी करने की ज़रूरत है। तो आइडिया ये है कि एटलीस्ट हमें पता है कितने लोग माइग्रेट करते हैं, उनको क्या फैसिलिटीज़ देने की ज़रूरत है, शुरुआत होगी। उसके साथ साथ जो लोग गाँव में हैं, एक पोर्शन ये है जो माइग्रेट करते हैं, दूसरा पॉपुलेशन का पोर्शन वो है जो माइग्रेट नहीं करता, जो गाँव में रहता है। तो हमने 302 ऐसे गाँव हमने निकाले कि जहाँ 500 से ज़्यादा पॉपुलेशन ट्राइबल की है और 50% से ज़्यादा वो पॉपुलेशन में है। उनके लिए हम डेवलपमेंट प्लान लेके आए। इस साल जो मॉडल विलेजेस का एक अप्रूवल हुआ, जिसमें 1 करोड़ पर विलेज इस बार हम दे रहे हैं उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए। और फर्स्ट टाइम जो 2014 में जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर निकाला था कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, उसके प्रोपोर्शनेट फंडिंग हर एक डिपार्टमेंट एलोकेट करे। वो शायद हम यहाँ करने में थोड़ा सफल नहीं थे रहे, तो पिछले साल से वो शुरुआत हुई। इस साल पहला बजट ईयर है जहाँ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने हर एक डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी कि आप ट्राइबल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनेट फंड्स ईयर मार्क करें उन इलाकों में, इन विलेजेस में, सड़कें, बिजली, पानी, हॉस्पिटल या बाकी सारी जो रिक्वायरमेंट है। मुझे लगता है कि जैसे मैं एक ही एग्जांपल दूं, जब हमने सर्वे किया जो पहाड़ों पे पॉपुलेशन माइग्रेट होकर पहुंची, उनका लिटरेसी रेट सिर्फ 16.43% है। वो दिखाता है कि हमारा चैलेंज कितना बड़ा है। हमने शुरुआत तो की है बड़े लार्ज स्केल पे, बट मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि हमने हर एक चीज़ अचीव कर ली है। मुझे लगता है कि काफ़ी लंबा सफ़र इसमें आगे है, लेकिन जिस तरह से पॉलिसी बनी है, एक साइंटिफिक बेस एक बना है पॉलिसी को लेके, मुझे लगता है कि ज़रूर एक गिवन पैरामीटर के अगेंस्ट डिफरेंट डिपार्टमेंट जो वो काम कर रहे हैं। शायद साहब आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम की, लेकिन लिटरेसी रेट की बात की, 16% के आसपास लिटरेसी रेट है, और सबसे किसी कौम की पस्ती की वजह है उनमें तालीम का न होना। पहले कभी यहाँ मोबाइल स्कूल भी इस कौम के लिए रखे थे, लेकिन बाद में वो वाइंड अप हो गए। क्या तालीम के हवाले से कुछ स्कूल्स आपने किए शुरुआत, लेकिन बड़ी आबादी बड़े एरियाज़ में फैले हुए उन लोगों के लिए एजुकेशनली क्या करने की ज़रूरत है? मेरा बड़ा स्ट्रांगली मानना है कि जो हमारे सीजनल एजुकेशन सेंटर्स हैं उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी हमें करने की ज़रूरत है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का। उन्होंने डिसीजन लिया कि जो मंथली ऑनरेरियम एजुकेशन वॉलंटियर्स को देते हैं वो 4000 से बढ़ा के 10,000 किया। उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलकर हमने डिस्कस किया कि इनकी एक ईयर लॉन्ग पॉलिसी हो, ताकि जो बच्चे 2-3 महीने या 6 महीने तक ही महदूद ना रहें, ये पूरे साल जैसे स्कूल में भी इनकी इंटीग्रेशन रहे। उस पर हम काम कर रहे हैं। मुझे यकीन है जल्दी उसमें कोई मुस्बत उसमें नतीजा निकलेगा।
एजुकेशन पे हमें ज़रूर फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, उनका नेटवर्क और बढ़ाने की ज़रूरत है। 2 स्कूल हमने बनाए हैं, 2 में हाल ही में काम शुरू किया है। तो मुझे लगता है कि ये नेटवर्क बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे फैमिली जब पहाड़ों पे माइग्रेट करती हैं तो ये रेजिडेंशियल स्कूल जो नियरेस्ट हैं, उन ढोक्स के नज़दीक हैं, वहाँ पे बच्चे रह के पढ़ सकें। मैं ट्राइबल्स की एक और बात करना चाहूँगा। पहाड़ों पर रहने वाला कहीं शहर में, कहीं किसी अर्बन एरिया में आता है, अकोमोडेशन का बहुत बड़ा मामला रहता था। पास में देखा, उसको रहने के लिए हॉस्टल वगैरह नहीं होते थे। आपने एक कोशिश की हॉस्टल्स वगैरह ट्राइबल्स के लिए बनाने की, लेकिन क्या वो हर जगह पे अब इन बच्चों को परेशानी नहीं होगी? देखिए, जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है, जैसे मैंने पहले कहा कि ट्राइबल एजुकेशन की बात हो, हेल्थ केयर या किसी चीज़ की, ये सिर्फ ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये हर एक डिपार्टमेंट की मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो वो अपना फंड एयरमार्क करें इसके लिए, हेल्थ डिपार्टमेंट करे, जैसे गवर्नमेंट ने सभी डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी और हम वो फॉलो अप कर रहे हैं। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट का एक मेजर काम रेगुलेटरी भी है कि हर एक डिपार्टमेंट से इंश्योर किया जाए कि वो प्रॉपर फंडिंग उसके लिए दें। जहाँ तक अकोमोडेशन का सवाल है, हमने जैसे 25 नए हॉस्टल्स की शुरुआत पिछले साल जुलाई अगस्त में की, जिन पे अभी काम शुरू हुआ। मुझे लगता है कि आने वाले 1 साल के अंदर वो 25 हॉस्टल बन के कंप्लीट होंगे। और जो 8-10 हमने हॉस्टल पीछे हमने जो काफ़ी सालों से अबंडेंट थे, जिनमें टेंडरिंग नहीं थी हुई या कुछ इश्यूज़ थे, उनको सेटल करके उनको कंप्लीट किया। तो इस तरह से 1 साल, आने वाले साल के कंप्लीशन तक हमारे पास इंशाल्लाह 50 से ज़्यादा हॉस्टल होंगे, जब पिछले इतने सालों में सिर्फ हमारे पास 20-22 हॉस्टल थे। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा, यूनिवर्सिटीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं, जैसे स्कॉस्ट में, कश्मीर यूनिवर्सिटी में, कि अपनी भी कुछ फंडिंग देके उनकी फंडिंग के साथ ये हॉस्टल बनाए जाएँ। उसके बाद 2 ट्राइबल भवन का भी हमने अप्रूवल लिया है कि जम्मू और श्रीनगर में ऐसी अकोमोडेशन क्रिएट की जाए। ये तो बड़ी बात बता रहे हैं कि ट्राइबल भवन भी बनेंगे, लेकिन एक चीज़ हम अब ज़रा कौम से हट के जो ओवरऑल एंटायर कौम की बात अगर करें, यूथ मिशन में यूथ उसका क्राइटेरिया क्या है? कौन यूथ है, कौन उसमें सामने आ सकता है? देखिए, यूथ की जो डेफिनेशन मिशन यूथ को लेकर, क्योंकि जब आप कोई पॉलिसी बनाते हैं, स्कीम बनाते हैं, तो आपको एज लिमिट्स डिफाइन करनी है। तो हमारी जो डेफिनेशन है यूथ की, वो है 18 साल से 35 साल तक, उसको हम यूथ इसमें मानते हैं। लेकिन अब पिछले 1 साल में इवॉल्व क्या हुआ है, जैसे आप अनएम्प्लॉयमेंट की आप बात करें या यूथ एस्पिरेशंस की बात करें, तो जो 35 साल से ऊपर के लोग हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी रिक्वायरमेंट है। तो गवर्नमेंट ने इसमें क्लॉज रखा, सीईओ मिशन यूथ को एम्पावर किया कि कहीं भी ऐसा कोई केस आता है जिसमें 35 साल के ऊपर का जो नौजवान है वो किसी स्कीम में बेनिफिट लेना चाहता है, तो सीईओ एम्पावर्ड है रिलैक्सेशन के लिए। तो हम हर दूसरे तीसरे दिन 10-20 ऐसे केसेस हैं जो डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनको एज की रिलैक्सेशन देते हैं। कहीं 40-45 साल एज हो गई है तो वो हो जाता है। लोअर लिमिट पे आप बात करें तो जैसे एजुकेशन और कोचिंग का हमने ग्रेजुएशन पे शुरू किया था, तो 18 साल हमारी लिमिट है। तो जो बच्चे नीट JEE के हैं वो 16-17 साल के भी होते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटेड कोर्स 11-12 का है। तो उनके लिए हमने एक ब्लैंकेट एक प्रोविज़न रखा कि जो 11-12 में बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं हमारी इन स्कीम्स के लिए। तो वो इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट एक बेसिक डेफिनेशन 18 से 35 साल की रखी है। हायर लिमिट हम रिलैक्स कर सकते हैं, तो लोअर लिमिट में जो भी एजुकेशन या बाकी जो स्किलिंग की रिक्वायरमेंट है उस पर हम काम कर रहे हैं। क्या क्या मिशन यूथ में हमारे नौजवानों को मिल सकता है, किस तरह से वो सामने आ सकते हैं? मल्टीपल स्कीम्स हैं, अभी 15 से ज़्यादा स्कीम पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मैं जल्दी में अगर आपको बताऊं तो एक जैसे एजुकेशन में सबसे पहले जो बच्चे 11-12 में पढ़ते हैं या जो ग्रेजुएशन में कर रहे हैं या कंप्लीट कर चुके हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, J&K सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या नीट JEE की तैयारी करना चाहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, मेरिटोरियस हैं, तो उनको हम सपोर्ट करते हैं थ्रू कोचिंग इंस्टीट्यूशंस उनकी पढ़ाई के लिए। फिर स्कॉलरशिप्स पहले हम ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स को देते थे, इस बार स्कॉलरशिप जो है वो 1 लाख रुपये मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को हम पर कैंडिडेट जो हम दे रहे हैं वो इस बार हम बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी जो तेजस्विनी स्कीम है वुमेन के लिए, जिसमें हम 5 लाख रुपये उनको रकम देते हैं अपना एक बिज़नेस शुरू करने के लिए, काफ़ी अच्छी वो स्कीम चल रही है। मुमकिन में जिसमें व्हीकल्स प्रोवाइड की जा रही हैं, अब तो पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोटर बाइक्स जो है वो पहाड़ों पे चलती हैं, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, वो सब इसमें आ गई हैं। फिर स्परिंग एंटरप्रेन्योरशिप हमारी है, राइज टुगेदर है, 10 लाख से 20 लाख तक उसमें दिया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट हमारा जो एंगेजमेंट प्रोग्राम है वो स्पोर्ट्स का है, LG रोलिंग ट्रॉफी जो 4 स्पोर्ट्स में है। अभी हाल ही में क्रिकेट में ही लगभग 45,000 लोगों यूथ ने पार्टिसिपेट किया, एक ब्लॉक लेवल से लेके UT लेवल तक। स्किल डेवलपमेंट का है, बच्चों को बाहर टूरिंग के लिए भेजते हैं। इस बार हम नई चीज़ें कुछ ला रहे हैं कि जैसे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ यूथ के लिए हैं, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, पहले तो वो बताई जाए, फिर यूथ को तैयार किया जाए उस चीज़ के लिए, वहाँ अप्लाई करने के लिए, फिर उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट या बाकी जो सपोर्ट रिकमेंडेशन की चाहिए, वीज़ा की, पासपोर्ट की, उस पर वर्क किया जाए। तो इस बार काफ़ी सारी नई चीज़ें जो हम ला रहे हैं। कुछ ही दिनों में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको, जो गवर्निंग बॉडी है, इसकी मीटिंग चेयर करेंगे, तो नई स्कीम उसमें लॉन्च की जाएंगी। और ये एक आम जो यूथ हमारे, उसको कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए सरकार ने स्कीमें रखी? जी, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि हर एक चीज़ हमने ओपन प्लेटफॉर्म पे रखी है। जो हमारा मिशन यूथ का पोर्टल है उसमें मैंने कहा कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने हमें रिस्पॉन्स भी दिया है। उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं, अपना इंटरेस्ट बता सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये है।
दूसरा जो भी हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं हमारे मिशन यूथ की वेबसाइट पे आप जाके कर सकते हैं। तीसरी ये चीज़ है कि जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर्स हैं वो मिशन यूथ की इम्प्लीमेंटेशन के नोडल पॉइंट्स हैं, वहाँ ये रब्ता कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जो कंसर्न ऑफिसर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट के हैं, डीसी ऑफिसेज में रब्ता कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो हमारे यूथ क्लब्स हमने कॉन्स्टिट्यूट पिछले साल किए थे, काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, कुछ में और इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो उनको हम एम्पावर कर रहे हैं ताकि उनके थ्रू ये आवाज़ और अच्छे से पहुँच सके। शायद साहब, आप जिस तरह डिस्ट्रिक्ट्स की बात की, डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस की बात की, ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक के दरमियान थोड़ी सी गैप है और हर जगह शाहिद चौधरी नहीं है। उस गैप में बहुत से लोग रह पाते हैं, वो ऑफिस में जाते हैं, वहाँ उनको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, उसको क्या कैसे मैं हमेशा एक चीज़ बात करता हूँ कि जो एक अनड्यू ग्लैमर सिविल सर्विसेज के साथ अटैच करते हैं, वो सबसे पहले उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। कि एक जो सिविल सर्वेंट है, ही इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी सिविल सर्वेंट। वो हम IAS ऑफिसर हों, KAS हों, एक विलेज लेवल वर्कर है वो भी वही काम कर रहा है, एक अलग छोटे जियोग्राफिक लेवल पे वो कर रहा है, जो ब्लॉक लेवल का है, तहसील का है या डिस्ट्रिक्ट का, वो बड़े लेवल पे एक काम कर रहा है। मुझे लगता है कि एज सेक्रेटरी जो मेरा रोल है वो भी उतना ही ज़रूरी है जो गांव में एक विलेज लेवल वर्कर करता है। मुझे लगता है कि उसका रोल एक गांव में ज़्यादा एम्पावरिंग है। तो एक तो वो मैं चीज़ हमेशा करता हूँ कि जो सिविल सर्विसेज के साथ जो हम हमेशा ग्लैमर अटैच करते हैं, तो वो दूर करने की ज़रूरत है। वी आर जस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितना आप पब्लिक के साथ घुल मिल के रहते हैं, लोगों में जाते हैं, फीडबैक लेते हैं, उतनी आपकी पावर बढ़ती है, आपको एक इफेक्टिव फीडबैक मिलती है, आप अच्छी डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। और लास्टली मैं कहूँगा कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल है, बहुत सारे यूथ हमें मेल करते हैं, मेरे पर्सनल मेल ID पे मेल भेजते हैं। अब सारे तो शायद कैटर ना हो पाते हों पर्सनली, क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम भी है, बट कोशिश रहती है कि हर एक मेल को फॉरवर्ड किया जाए कंसर्न एजेंसी के पास कि इसको रिजॉल्व किया जाए। बहुत सारे बच्चे जैसे बैंक का इशू बताते हैं कि हमसे कोलेटरल मांगी या गारंटी मांगी, तो हम कंसर्न JNK बैंक के ऑफिशियल को भेजते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, कहीं फॉलो अप कर लेते हैं फीडबैक, अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। तो मुझे लगता है कि पब्लिक के साथ जितना हम कनेक्ट होंगे, उसमें हमें ज़्यादा जो एक सोसाइटी में जो जिस इंपॉर्टेंस के लिए लोग बात करते हैं सिविल सर्विसेज का, तो वो इंपॉर्टेंस इसमें होल्ड करती है कि आप आवाम के साथ कितना जुड़े हैं, उनसे कितना इफेक्टिवली आप फीडबैक ले रहे हैं, कितना इफेक्टिवली उनके साथ बैठ रहे हैं। पर्टिकुलरली कोई ग्रीवेंस सेल है जहाँ पे आम आदमी हर जगह वक्त शाहिद साहब के पास नहीं पहुँच सकता है? जी, हमारी जो टोल फ्री हेल्पलाइंस है, मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में भी वो आप चलाएं। हमारा एक ग्रीवांस रिड्रेसल सेल भी है और ईमेल ID भी दिया हुआ है और एक फ़ोन नंबर है जिस पे वो रब्ता करके अपने जो दुश्वारियाँ हैं, जो ग्रीवांसेस हैं, वो बता सकते हैं और हर एक जो ग्रीवांस है उसको हम रिड्रेस करते हैं। शायद साहब, थोड़ा सा ब्यूरोक्रेसी पे अब आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आप पिछले जब से मैंने कवर किया है, मैंने कई बार देखा, जब आप जम्मू प्रोविंस में थे तो लोगों ने मुजाहरा किया कि शाहिद चौधरी को ट्रांसफ़र ना किया जाए। उधमपुर में मुझे याद है, मैं खुद हाईवे पे ट्रैवल कर रहा था, 4 घंटे के लिए मुझे हाईवे ब्लॉक देखना पड़ा। श्रीनगर में मुझे बहुत से लोगों ने, ख़वातीन ने पर्टिकुलरली बताया, खुदाया शाहिद, कश्मीरी में बताया कि इसको ये गलत हो गया। ये क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट मुझे लगता है कि आवाम को ही जाता है। उसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने कहा कि सिविल सर्विसेज में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब के ऊपर है, और अगर हम आवाम को वो रिस्पेक्ट दें जिसके लिए हम सर्विस में आते हैं, क्योंकि हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनकी सर्विस के लिए आते हैं, और मुझे लगता है कि उनकी इंपॉर्टेंस अगर हम समझें, मैं तो क्रेडिट आवाम को ही दूंगा, उनका प्यार है, क्योंकि काम तो उसके लिए हमें सैलरी मिलती है, पे मिलती है, पर्क्स मिलते हैं, तो वो तो हम सब करते ही हैं। और मुझे लगता है ये जो प्यार आवाम की तरफ से है, मैं हमेशा इसका मशकूर हूँ हर ज़िले में जहाँ जहाँ भी मौका मिला। बट वही मैं बार बार दोहराता हूँ कि जितना आवाम की तरफ हम अगर एक कदम बढ़ाते हैं, वो 10 कदम हमारी तरफ बढ़ाते हैं, तो वो मिलजुल के काम करने की हम सबको ज़रूरत है। आगे का क्या मिशन है फिलहाल, मिशन यूथ और ट्राइबल अफेयर्स के हवाले से? जी, एक तो ट्राइबल को जैसे मैंने कहा कि 2 साल में हमने काफ़ी नई स्कीम्स भी हमने लॉन्च की और इस साल हमें कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बार एक जो मॉडल विलेजेस की स्कीम है, उसके अलावा हम और नई स्कीम्स इस बार लॉन्च नहीं करेंगे। स्कॉलरशिप पे इंप्रूवमेंट करेंगे, मॉडल विलेजेस पे करेंगे, जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन है उनको और बेनिफिट देने के लिए। जैसे लाइवलीहुड यूनिट्स हैं, जहाँ शीप और एनिमल हस्बेंड्री के साथ हम मिलकर डेयरी यूनिट्स या शीप यूनिट्स दे रहे थे, उसका नंबर इस बार हम बढ़ा रहे हैं। स्कॉलरशिप का बजट बढ़ाया गया है, हॉस्टल्स की कंप्लीशन की तरफ रहेगा, तो एक तो उस पर हम काम करेंगे। तो मिशन यूथ का जहाँ तक सवाल है, हमारी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको कुछ जो हमारे पास फीडबैक्स हैं उनको और इम्प्रूव करने की या चेंजेस करने की वो लाई जाएंगी, और कुछ नई स्कीम्स हैं खास करके जैसे गर्ल एजुकेशन को लेके, उस पर मैं आज नहीं बोलूँगा क्योंकि ये एक पॉलिसी डिसीजन है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसको जब अनाउंस करेंगे मीटिंग के बाद, तो खास करके एजुकेशन पे रहेगा हमारा फोकस, टूरिज्म पे रहेगा, लाइवलीहुड पे, और जैसे मैंने पहले कहा कि जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूथ को, उसके लिए एम्पावर करने के लिए एफर्ट्स किए जाएंगे। लेवल इंटरनेशनल की बात अगर की जाए, थोड़ा सा मैं पिछले दिनों के वाक़ात या पिछले कुछ वक्त से मैं ट्राइबल्स की बात करूँगा, ख़ासतौर पे ये गुज्जर एंड बकरवाल कम्युनिटी के लोग पहाड़ों पर जाते हैं, वहाँ बारिशें हुई, वहाँ वो बादल फटे, बहुत नुकसान हुआ,
और पिछले दिनों आपको कुछ दिन पहले ही बांडीपुरा का भी शायद मालूम होगा, 100 के करीब उस गरीब बेचारे की भेड़ें जो हैं वो मारी गई हैं। उसके लिए उन लोगों को ना इंश्योरेंस का पता होता है, ना कुछ और वो कर पाते। उसके लिए क्या कोई स्कीम है उन लोगों को? दो चीज़ें हैं। एक तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जून में जब हैवी स्नोफॉल हुआ तो फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट थी उस रिक्वेस्ट के बेसिस पे एक कैलामिटी डिक्लेयर करके एसडीआरएफ में फंडिंग दी गई कंपनसेशन के लिए। और उसमें आपको याद होगा कि आर्मी और एयरफोर्स के जहाज़ भी प्रेस किए गए हाईलैंड पास्चर्स में, जहाँ जाके किसी इंजर्ड को शिफ्ट करना है या कुछ। तो एक तो वो किया गया। दूसरा जहाँ इंश्योरेंस का है, मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए से भी बताना चाहूँगा और बार बार हम इस चीज़ को कहते हैं कि जो इंश्योरेंस की स्कीम है गवर्नमेंट की, मुझे लगता है कि उसको और अग्रेसिवली ले जाने की ज़रूरत है। मुझे पर्सनल भी मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जो गरीब लोग हैं उनको 100% एक फ्री कोई स्कीम दी जाए, लेकिन जो पॉलिसी मेकिंग के लिए एविडेंस होता है तो वो हमें ये बताता है कि कोई भी स्कीम अगर आप 100% फ्री दे दें वो सक्सेसफुल नहीं रहती है। तो एक स्टेक क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है लाइफस्टॉक इंश्योरेंस के लिए, उसके लिए हम बार बार लोगों तक हम जाते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने खास करके जम्मू रीजन में ये पॉलिसी ली भी है कि जिसमें 25% स्टेक जो है वो लाइफस्टॉक ओनर का है, ट्राइबल फैमिली का, और 75% गवर्नमेंट देती है। तो उस पर हम इस बार एग्रेसिवली हम काम कर रहे हैं कि एटलीस्ट जितनी अवेयरनेस लोगों में जाए, जितने लोगों को हम रजिस्टर कर पाएँ, उसको बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जहाँ होल्डिंग कम है वहाँ इंश्योरेंस नहीं करते हैं, जहाँ होल्डिंग ज़्यादा है, किसी के 400-500 एनिमल हैं वो ज़रूर कर लेता है। तो ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि ये हमारी खामी है जिसमें हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। शायद साहब वक्त इजाज़त नहीं दे, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे हमारी नौजवान नस्ल को, क्योंकि यूथ आइकन बहुत में आप आते हैं हमारे, और बहुत से लोग इंस्पायर करते हैं, बहुत से नहीं बड़ी तादाद में इंस्पायर करते हैं। सबसे पहले तो मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस किस्म का फेथ उन्होंने हमें रखा है, और जिस तरह से, क्योंकि जो हम स्कीम्स ले जाते हैं उसकी जो सक्सेस है उससे रिफ्लेक्ट करता है कि कितना लोग जुड़ते हैं। जैसे स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा था कि 40-45 हज़ार नौजवानों ने एक ही एलजी रोलिंग ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया, तो कितना बड़ा नंबर आपके साथ आता है। इसी तरह कोचिंग या बाकी सारी चीज़ों में। तो एक तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो भी नया इनिशिएटिव लेके आते हैं हम उसमें बढ़ चढ़ के वो पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बार बार उनकी तरफ से जो हमें अच्छे सजेशन आते हैं, अपनी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जो पोटेंशियल है, जैसे मैंने बाहर के ममालिक में भी जाके देखा है कि जहाँ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो टैलेंट हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं एक ही चीज़ बार बार कहता हूँ और आज फिर दोहराना चाहूँगा कि जो अपॉर्चुनिटी नेशनल लेवल पे या ग्लोबली हमारे पास अवेलेबल हैं उनको ज़रूर वो अवेल करने की बात करें। जम्मू कश्मीर के बियॉन्ड भी देखें, उसमें जो हमारी तरफ से सपोर्ट की उनको ज़रूरत होगी वो भी हम देंगे। एक मैं छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारी एक इनोवेशन की स्कीम है जिसमें हम 5 लाख रुपए तक देते हैं। 1-2 दिन में उसकी नोटिफिकेशन आएगी। तो इतने बच्चे यहाँ इनोवेट करते हैं, नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं, इनोवेशन करते हैं, तो उसमें ज़रूर अप्लाई करें। कोई नया काम वो करते हैं। और बाकी हमारी वेबसाइट पे जाके हमारी स्कीम्स देखें, अगर कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है वो बताएं, जो स्कीम्स एग्जिस्ट कर रही हैं उसमें ज़रूर अप्लाई करें। ये पब्लिक की बात, तीसरी बार आपकी प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड ले रहे हैं। हमारे टेलीविज़न के ज़रिए भी बहुत से लोगों ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया की बात हम नहीं कहेंगे, कैसा फील तो बहुत अच्छा होता होगा, लेकिन तीसरी बार अचीव करना, ये क्रेडिट मेरे लिए पर्सनली बड़ी खुशकिस्मती है। मैं एक चीज़ इन्हीं अवार्ड्स के हवाले से बताऊंगा कि जैसे 2014-15 में हमें जो अवार्ड मिला रियासी डिस्ट्रिक्ट में, वो भी वहाँ की आवाम की जो पार्टिसिपेशन थी वहाँ के इलेक्शन में, इलेक्टोरल एजुकेशन में लेके, उसको रिफ्लेक्ट करता है वो आवाम के लिए, क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव हैं सिर्फ। सेकंड टाइम जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें अवार्ड किया, जो उधमपुर में हमने ब्रिजेस बनाए 170 ब्रिजेस 9 मंथ्स में स्कूल्स को लेके, उसमें भी अगेन उसकी शुरुआत वहाँ की आवाम ने, वहाँ के लोगों ने की। और तीसरा यहाँ के यूथ को क्रेडिट जाता है, और ये क्रेडिट मैं इन्हीं लोगों को देना चाहूँगा जहाँ हमें खिदमत करने का मौका मिला। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया कुछ लम्हात हमारे साथ गुजारने के लिए। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने हमें वक्त दिया और लोगों तक बात पहुंचाई। लोग आपसे सुनना चाहते हैं, लोग आपको देखना चाहते हैं, और जिस तरह हम पब्लिक में जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं शाहिद साहब। तो शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान शाहिद इकबाल चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म का अवार्ड पिछले दिनों मिला है और ये तीसरी बार इनको मिला। इससे पहले मुझे याद है, मैं खुद उस चीज़ को कवर करा था जब उधमपुर ज़िले में ज़िला तरक्याती कमिश्नर थे, तो उधमपुर के ग्राउंड में एक फंक्शन थी। उस फंक्शन के दौरान लोग बाहर, जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो लोग बाहर कहते थे शाहिद साहब। तो शाहिद साहब आज मेरे प्रोग्राम के मेहमान थे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।